हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे मियोसिस। सेल डिवीजन का ये हमारा थर्ड टॉपिक है। सो आज हम लोग देखेंगे कि मियोसिस कैसे होती है और कौन से सेल में होती है। ठीक है, तो मियोसिस बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस का जो डिस्कवरी किया था, यानी मियोसिस जो टर्म दिया था, सो द टर्म मियोसिस इट इज गिवन बाय, किसने ये दिया था? साइंटिस्ट थे फार्मर एंड मोरे। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने मियोसिस टर्म दिया था। जिस तरह से आपको पता है माइटोसिस किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। मियोसिस किसने दिया? मियोसिस दिया है फार्मर एंड मोरे ने। ओके, फार्मर एंड मोरे। तो बच्चों, जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है, जो जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स। तो मियोसाइट्स मीन्स व्हाट? द सेल which undergoes meiosis is called as myocytes. मियोसाइट। तो जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है उसको हम लोग मियोसाइट बोलते हैं। तो अभी मियोसाइट है क्या, या मियोसिस किस में होता है? तो मियोसिस होता है, अगर हम लोग सपोज, अगर हम लोग बोलेंगे मियोसाइट सेल, मियोसाइट कौन कौन से हैं? तो मियोसाइट में बच्चों प्लांट और एनिमल में हम लोग देखेंगे, प्लांट एंड एनिमल में। तो प्लांट में जो माइक्रो, जो छोटे सेल्स होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यानी ये कौन से सेल है? मेल सेल है, मेल गैमेट से। ठीक है, और प्लांट में जो मेल में हो गया पोलन ग्रेन्स, एंड फीमेल में जो होते हैं एग सेल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल में, यानी ओवम जो होता है वो होता है ओवम सेल। ठीक है, एनिमल्स में, एनिमल्स में स्पर्म सेल होता है एंड ओवम होता है, या एग सेल भी बोलते हैं। तो ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में। ठीक है, तो ये मियोसाइट है। तो मियोसाइट का मेन काम क्या है, यानी मियोसिस का मेन काम क्या है? मियोसिस का मेन काम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट सेल को फॉर्म करना ही मियोसिस का मेन काम है। गैमेट सेल को फॉर्म करना ही मियोसिस का मेन काम है, यानी गैमेट सेल बनाना। तो पोलन ग्रेन्स गैमेट से, एग सेल ओवम गैमेट से, स्पर्म सेल गैमेट से, ओवम एनिमल्स के अंदर वो भी गैमेट सेल है। तो ये गैमेट सेल को बनाने का काम कौन करता है? ये करता है मियोसिस प्रोसेस से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो मियोसिस से ये चीजें होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे मियोसिस में होता क्या है। मियोसिस में क्या होता है? तो मियोसिस में मियोसिस में बच्चों क्या होता है? मियोसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं? जैसे आपने माइटोसिस देखा, उसमें एक बार सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है। तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है सेल का। सेल का डिवीजन दो बार होता है, यानी इसमें मियोसिस 1 होगा एंड मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। ये कैसे होता है कि सपोज एक सेल है, एक सेल है, ठीक है, ये 2n नंबर वाला सेल है। जब ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, इससे दो सेल बनते हैं। तो जब मदर सेल डिवाइड करेगी तो दो सेल बनेगा। ये दोनों सेल कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड सेल होंगे, और ये हैप्लॉइड सेल वापस डिवाइड करेगा, वापस डिवाइड करेगा, और क्या बनाता है? और सेल्स बनाता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल ही है। ठीक है, तो मियोसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये है आपका मियोसिस 1 और ये है मियोसिस 2। तो आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पे डिप्लॉइड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे मदर सेल में, वो डॉटर सेल में क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए, यानी ये नंबर ऑफ से जो क्रोमोसोम्स थे ये रिड्यूस हो गए। इसीलिए मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ये है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, दूसरा मियोसिस 2 अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये हैप्लॉइड सेल है, इससे हैप्लॉइड सेल ही बन रहा है, यानी सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस 2 जो है ये सेम माइटोसिस जैसा है, लेकिन मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए। दूसरा चीज, जब यहाँ से यहाँ पे जो सेल बनते हैं तो कुछ एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो ये यहाँ का इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोटाइपिक ऑफ सेल डिवीजन। ये हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन है और ये होमोटाइपिक है। हेट्रोटाइपिक मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गए, तो ये हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन हो गया। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन। हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन। और ये कैसा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे थे, ये होमोटाइपिक सेल डिवीजन हो गया। होमोटाइपिक सेल डिवीजन, समझ में आया आप लोग को? तो इस तरह से हो रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस जो इस पेरेंट सेल में था डॉटर सेल में सेम होगा। ठीक है, बट सेल देखो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे माइटोसिस में 2 ही बार सेल डिवाइड होता, मतलब सिंगल बार सेल डिवाइड होता था, लेकिन मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते जा सकते हैं। ओके, जो प्रोसेस होगा अगर ध्यान से देखेंगे अब इस चीज को, तो ये मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 2 हुआ। तो ये मियोसिस 1 यानी पहली बार डिवाइड होगा सेल, फिर दूसरी बार सेल डिवाइड होगा। तो जब मियोसिस 1 होगा, जब मियोसिस 1 होगा तो इसमें भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। इसमें भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 में भी आपके कैसे फेजेस होंगे, ये भी 2 टाइप का फेज होगा। पहला फेज क्या होगा, पहला फेज होगा जो इंटरफेज है, और उसके बाद है जो एम फेज होता है। ठीक है, इंटरफेज में आपके सारे वही फेजेस रहेंगे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। एम फेज में आपका क्या रहेगा, प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। 4 फेज होते हैं बराबर। लेकिन यहाँ पे मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर भी फेजेस होते हैं, उसके अंदर भी 5 फेजेस होते हैं, और ये 5 फेजेस के नाम आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। तो पहला है लैप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैचिटीन, नेक्स्ट है आपका डिप्लोटीन, और नेक्स्ट है आपका डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, ठीक है। तो ये फेजेस होते हैं, पहली अगर सेल डिवाइड कर रहा है मियोसिस 1 से पहली सेल, तो क्या करेगा, पहला इंटरफेज होगा, इंटरफेज के सारे फेजेस कंप्लीट होंगे, एम फेज में जाएगा, ये सारे होंगे। अब इसमें मियोसिस 2 के टाइम पे भी क्या होगा, वहां पे भी साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब ये कौन सा है आपका, ये कैरियोकाइनेसिस है। ये क्या है, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस है। और इसके साथ में और क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जो आपको पता है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको साइटोकाइनेसिस कैसे होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक और फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये इंटरफेज जैसा ही होगा, इंटरकाइनेसिस, बट शॉर्ट फेज होता है, बहुत ही छोटा फेज होता है, जो बहुत ही कुछ ही मिनट्स तक या कुछ ही सेकेंड्स तक, कुछ ही आवर्स तक ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट फेज होता है डिपेंडिंग अपॉन द अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उसके बाद मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 में आपके अगेन वही सेम आपका इंटरफेज यहाँ पे हो गया। तो मियोसिस 2 में आपको क्या होगा, मियोसिस 2 में अगेन प्रोफेज 2 होगा,
मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा और टेलोफेज 2 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें होंगी, यानी ये भी कहाँ से साइटोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में होगा, यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और फिर जब सेल डिवाइड होगा तो साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, तो इस तरह से होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें दो तीन चीजें कुछ मेन है, दो तीन चीजें मेन है। दो तीन चीजें में पहला चीज क्या है? फर्स्ट थिंग ये है कि जो एस फेज होता है, एस फेज में आपको डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा? यहां पे होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन बच्चे लोग, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ यहां पे ही होगा, एक ही बार इंटरफेज में होगा। ठीक है, इंटरफेज में होगा। एक्चुअली ये इंटरफेज को हम लोग इसमें ले लेंगे, इंटरफेज को हम लोग इसमें ले लेते हैं और ये एम फेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेज सिर्फ एक ही बार होगा, वो भी कब होगा? जब डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा? सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। आप ध्यान से देखेंगे, इंटरफेज यानी एस फेज सिर्फ ये पूरे साइकिल में एक ही बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार ही होने वाला है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, चाहे वो सेल मियोसिस से डिवाइड करेगा या तो माइटोसिस से डिवाइड करेगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में होता है, इंटरफेज में, और एक ही बार ही होता है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा चीज आपको सीक्वेंस पूछा जाता है, खासकर इसका सीक्वेंस आपको सीक्वेंस पूछा जाता है। सीक्वेंस याद रखना है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तो एक होता है कि भाई लेजी पैडी करके याद कर सकते हो आप इसको। एक ट्रिक्स ये है, लेजी पैडी, यानी L फॉर लैप्टोटीन, ZY फॉर जाइगोटीन, PA फॉर पैचिटीन, D फॉर डिप्लोटीन और D फॉर डाइकाइनेसिस। एक इस तरह से याद कर सकते हो। दूसरा चीज आपको एक चीज और मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि आपने ये देखा, मैंने बताया था कि पहले एक माइटोसिस के टाइम पे कि जो हम लोग याद करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी वो कौन सा था? पुराना मैट। हमने क्या याद किया था? पुराना मैट। अब पुराना मैट बच्चे लोग कोई भी आप अगर देखेंगे तो कोई पुराना मैट खरीद के नहीं लाता। अगर किसी को काम दिया जाएगा तो कोई नया मैट ही खरीद के लाएगा, पुराना क्यों खरीद के लाएगा? तो पुराना वही बंदा खरीदेगा जो क्या होगा? लेजी होगा, जो गया जो मिला उठा लाया। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये पुराना मैट कौन खरीद के ला रहा है? कोई भी लेजी बंदा। वो लेजी बंदा है कौन? दीपिका है। कौन है वो? दीपिका। तो जो उसका दीपिका का भाई अपने डैडी से वही कंप्लेन करता है कि ये कौन है? दीपिका एकदम लेजी है। सो ये लेजीपन है दीपिका का डैडी। तो वो क्या बोलता है? ये पुराना मैट क्यों खरीद के लाई? क्योंकि ये लेजीपन है दीपिका का डैडी। क्योंकि ये क्या है? लेजी है। दीपिका क्या है? लेजी है। लेजीपन है दीपिका का डैडी। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो या तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो दोनों पैटर्न से आप याद कर सकते हो। ठीक है, बट ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। ओके, तो बच्चों लोग अभी हम लोग जाते हैं कि कैसे ये प्रोफेज 1 किस तरह से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज इस मियोसिस का प्रोफेज 1 ही है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या है? प्रोफेज 1 है। याद रखना कि प्रोफेज 1 के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मियोसिस में अगर किसी क्वेश्चन पे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि बाकी सारे फेजेस मोर और लेस सेम होते हैं, मियोसिस 1 हो चाहे मियोसिस 2। तो प्रोफेज 1, अब प्रोफेज 1 याद रखना, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। सबसे बड़ा फेज है मियोसिस का। मियोसिस का सबसे बड़ा फेज प्रोफेज 1 है। तो मैंने बताया कि इसमें क्या होगा? लैप्टोटीन होगा, जाइगोटीन होगा, पैचिटीन होगा, डिप्लोटीन होगा और डायकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो किस तरह से होता है ये समझ लीजिए। ये सेल है, ये पहला स्टेज है लैप्टोटीन का। नेक्स्ट है आपका जाइगोटीन एंड नेक्स्ट आपका आता है पैचिटीन।
ओके, ये 3 फेजेस हम लोग पहले ले रहे हैं। तो लैक्टोटीन में क्या होगा, आपको पता है लैक्टोटीन प्रोफेज 1 का पहला स्टेप्स है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो प्रोफेज में क्या होता है, मैंने माइटोसिस में आपको सिखाया कि प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में होता है कि जितने भी क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं वो कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं आते। तो लैप्टोटीन मतलब, लैप्टो मतलब थिन थ्रेड जो होता है, अब ये थ्रेड बनाएगा यानी कंडेंसेशन होगा। अब कंडेंसेशन होगा मतलब क्या हुआ कि जो भी क्रोमेटिन मटेरियल्स होंगे वो क्या करेंगे, कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाएगा ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें देखा जाएगा कि जहां पे सेंट्रियोल होता है, ये सेंट्रियोल है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल ये क्राउडेड होते हैं कहां पे, जहां पे क्रोमोसोम्स सेंट्रोमी इसका जो सेंट्रियोल होता है वहां पे होते हैं। तो ये जो स्टेज दिखता है ये आपका जो ये क्या है, सेंट्रियोल है। तो ये जो स्टेज आप बच्चों देखते हो तो ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहा है लेकिन सारे लोग, ये सारे क्रोमोसोम क्राउडेड हैं, यहाँ पे क्राउडेड है। तो ये एक स्ट्रक्चर देता है, जैसे आपने बुके जो होता है, बुके आपने फ्लावर्स के बुके देखे रहेंगे, ये फ्लावर्स के अगर सपोज बुके देखे रहेंगे तो फ्लावर्स का बुके आपको दिखेगा। तो सारे चीजें एक साथ ऐसे फ्लावर्स क्राउडेड रहते, एक जगह इकट्ठा रहते हैं, उसी तरह से ये दिखता है। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग, ये वाला जो स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं बुकेट स्टेज। क्या बोलते हैं, बुकेट। ये आप ये समझना है आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं बुकेट स्टेज, ये बुकेट स्टेज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें होंगी वो कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाना चालू करेगा, वो सब वो लास्ट स्टेज में जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रोफेज के सारे स्टेजेस, स्टार्टिंग के जो अर्ली प्रोफेज के जो स्टेजेस है ना, यानी क्रोमेटिन से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्लोली डिसइंटीग्रेट स्टार्ट होना चालू हो जाएगी, है ना। सेंट्रियोल थोड़ा थोड़ा कैसा, ये अब सेंट्रियोल डिप्लिकेशन था तो पहले से अब मूवमेंट चालू करेगा, ये सारे प्रोसेस चालू होंगे। लेकिन मेन इसमें क्या है कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा और क्रोमोसोम जो बनने कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, बट ये सारे के सारे ये सेंट्रियोल की तरफ ये क्राउडेड हैं। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, बुकेट स्टेज कहते हैं, ये बुकेट स्टेज। नेक्स्ट क्या होता है कि भाई अब लैक्टोटीन से जाइगोटीन पे आ रहे, मतलब क्रोमेटिन से अभी क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो गया है। तो क्रोमोसोम जब बनेगा तो क्या होता है कि क्रोमोसोम जब बनेगा तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनने से यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, ये अट्रैक्शन फोर्स आएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये है दोनों, ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये क्रोमोसोम से ये क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम या पैटर्नल क्रोमोसोम पकड़ लो, समझ लो ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये है मैटरनल क्रोमोसोम। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो आपको बच्चों पता है कि देखो हमारे बॉडी के अंदर यानी हर इंसान में मदर से भी कुछ क्रोमोसोम्स आए हुए हैं, फादर से भी कुछ क्रोमोसोम्स आए हुए हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं ये इकट्ठे होते हैं, इन्हीं को हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और इनके बीच में एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रेडी होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक रेडी होता है, ये अट्रैक्शन करता है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, इकट्ठे आ जाते हैं। जब ये क्रोमोसोम इकट्ठे आ जाते हैं तो इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं बाइवैलेंट। अब बच्चे लोग बाइवैलेंट और टेट्राड क्या है, बाइवैलेंट और टेट्राड क्या है, ठीक है। तो बाइवैलेंट क्या है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम। तो बाइवैलेंट यानी कितने, 2 क्रोमोसोम से, इसीलिए बाइवैलेंट।
टेट्राइड क्यों बोलते हैं, देखेंगे ये क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स है, इसमें 1 2 3 4, टोटल कितने क्रोमेटिड्स है, 4 क्रोमेटिड्स है। इसीलिए इस स्टेज को, ये जो चीज है इसको हम लोग टेट्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो रहे, एक साथ आ रहे, ठीक है। और इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। ये क्या हो रहा है, सिनेप्सिस हो रहे हैं, यानी इकट्ठे हो रहे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट स्टेज होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी जो प्रोटीन है, कोहेशन प्रोटीन, ये और अट्रैक्ट करेगी इसको और एक दूसरे के क्लोज में लाएगी। तो जब एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, तो ये क्या होगा, इनके बीच में ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनके बीच में एक इस तरह की पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इसी स्टेज को, ये पैचिटिन स्टेज है, ये पैचिटिन स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर समझ रहे हैं आप लोग कि एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे, और क्लोज आ गए, और एक दूसरे के क्लोज आ गए, और एडहेयर कर दिए, चिपक गए एक दूसरे से, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर स्टेज। और ये क्रॉसिंग ओवर जब होगा तभी क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, पैचिटिन के बारे में तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, पैचिटिन स्टेज में होता है, ठीक है ना। पैचिटिन स्टेज में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। और क्या होगा, अच्छा ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है यहाँ पे वो काम करता है। अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन सा है, एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज। कभी कभी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो एंडोन्यूक्लिएज और लाइगेज जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम क्या करते हो, कट करते हो जीन्स को, और ट्रांसफर हो जाता है जीन यहाँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद में एक बार एक ट्रांसफर हो गया जेनेटिक में, तो इनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, नए कॉम्बिनेशंस बन गए। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो समझ लो कि इसको नया कॉम्बिनेशन बन गया, यानी यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे, ओके। इसके साथ में कुछ नया चीज बन गया, इसमें कुछ जेनेटिक एक्सचेंज हो गए, यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज हो गया, क्लियर। यहाँ पे कुछ जीन्स एक्सचेंज में आ गए, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब समझ जाओ कि बहुत दिन के बाद दोस्ती हो रही है, दो लोगों के बीच में दोस्ती हो रही है, एक दूसरे के क्लोज आ रहे, ये दोनों दोस्त बहुत दिन के बाद एक दूसरे से क्लोज आए। क्लोज आने के बाद में जब क्लोज आए तो ये बाइवेलेंट बन गए। अब क्लोज आए उसके बाद क्या कर रहे हैं, दोस्ती है तो गले मिल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे एक दोनों के बीच में। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो गया, अब गले मिल लिए, तो हमेशा तो गले मिलेंगे नहीं, फिर वो क्या करते हैं, हटते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। तो उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं डिप्लोटीन। इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होगा, यानी वो अब कैसे हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये हो गया डिप्लोटीन, और ये है डायकाइनेसिस, ठीक है, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि अभी दो क्रोमोसोम्स थे, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे, अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं,
मतलब हो गया ना, अब दोस्ती तो मिलिए, गले मिल लिए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो गया, अब दूर जाना है, अब दूसरे को अब हटना है एक दूसरे से, थोड़ा दूर जाएंगे। अब जो दूर घर पे जाना है इनको, तो अब जो दूर जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक क्रॉस एक्स शेप बन गया, एक्स शेप बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, एक्स शेप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चियाज़मेटा। चियाज़मेटा, एक्चुअली चियाज़मेटा इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे वो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जहां होगा ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जहां पे दिखेगा, ये कब दिखेगा, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से ऐसे मिले हैं तो नहीं दिखेगा, जब एक दूसरे से दूर जा रहे तब दिखेगा ये। तो ये एक्स बना देता है, ये ऐसे है तो ऐसा था पूरा, अब ये एक्स बना दिया, दिख रहा है, जो एक्स है वही क्या है, चियाज़मेटा। ये भी इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वही चियाज़मेटा कौन से स्टेज में दिखता है, कौन से स्टेज में चियाज़मेटा दिखता है। चियाज़मेटा क्या है चलो, चियाज़मेटा इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। और होमोलॉगस क्रोमोसोम का कौन से क्रोमेटिड से, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आप लोग समझते हो ना, सिस्टर क्रोमेटिड है ना, एक ही क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है बराबर, इसके जो ये दोनों क्रोमेटिड्स है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे के बहन है, एक ही घर के दो, एक ही फैमिली के दो लोग हैं ना, दो बहनें हैं, तो एक ये, अब दूसरा एक आ गया, ये दूसरा आ गया, तो ये अगर इन दोनों के बारे में अगर बात करोगे तो ये है नॉन सिस्टर, एक दूसरे की बहनें नहीं हैं, राइट है ना, क्लियर है। तो ये चियाज़मेटा कहाँ बनेगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे उनके बीच बनेगा, और ये एक्स शेप स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे बनेगा, डिप्लोटिन में बनेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये दूर जा रहे हैं, यहाँ पे दूर जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी सिनेप्सिस हो रहा है, डी सिनेप्सिस, यानी कि सिनेप्सिस टूट गया। अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ब्रेक होगा, इनको दूर, अगर वो रहेगा तो क्या करेगा, वो इकट्ठे रखेगा, तो अब वो डिसॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, या फिर दूर ले जाएंगे, दूर जाएंगे बच्चों, लेकिन क्या होगा ना, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ना, देखो कितना भी दूर जाए दो दोस्त, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वही उनका रहेगा, दिल तो मिलेंगे ही, राइट है, तो दिल मिलते रहेंगे, इसका मतलब क्या है, एक जगह उनका अटैचमेंट रहेगा, अटैचमेंट नहीं जाता है, दूरी कितनी भी चले गए, दूर कितने भी हो गए, बट अटैचमेंट नहीं जाता है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अटैच रहेंगे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये अटैच है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अटैच है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, यानी ये क्या हुआ, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे गए हैं, ये यहाँ से सरकते सरकते यहाँ नीचे जाते जाते यहाँ पे पॉइंट पे टर्मिनल स्टेज पे जाके ये इकट्ठे हो गए हैं। इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन यानी आपने पढ़ा होगा, टर्मिनल मतलब क्या, एंड पॉइंट, कुर्ला टर्मिनल, सीएसटी टर्मिनल, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है, सीएसटी टर्मिनल के आगे ट्रेन नहीं जाती है, ठीक है। तो ये टर्मिनलाइजेशन है, ये वाला स्टेज जो है ये टर्मिनलाइजेशन है, एक एंड पॉइंट पे यहाँ पे थे, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे एक जगह पे आके कांटेक्ट में है, तो ये टर्मिनलाइजेशन हो गया स्टेज को। अब यहाँ पे आपका बाकी का जो होगा कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएंगी, ठीक है ना, सेंट्रियोल मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल, है ना, ये सारी चीजें होंगी। ये जो बाकी चीजें हैं ना, आपको कॉमन जो चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें होंगी, बट मेन चीज आपको याद रखना है कि टर्मिनेशन कब होगा, चियाज़मेटा कब फॉर्म होगा, क्रॉसिंग ओवर कब होगा, बुकेट स्टेज क्या है, बायोवैलेंट क्या है, टेट्राड क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, सिनेप्सिस कौन से स्टेज में दिखेगा, ये जो चीजें हैं ये आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझा ये प्रोफेज 1, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो आएगा दैट इज क्या, मेटाफेज 1। तो बच्चों लोग मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, ये जो चीजें हैं ये आपको सेम टू सेम कैसे होंगी, वैसे ही होंगी जैसा कि आपने माइटोसिस में लर्न किया था। तो माइटोसिस में जैसा लर्न किया था वैसे ही होगा,
तो हम लोग पहला स्टेज पढ़ते हैं मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। ओके, तो ये है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक है ना। तो ये जो स्टेज है अब सेम है, खाली कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें याद रखनी है, वो अभी इंपॉर्टेंट है। पहला तो है, अब ये मेटाफेज 1 में क्या होगा, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पे आ गए, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए। दोनों क्रोमोसोम कहाँ पे आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे। जैसा होता है यहाँ पे चिपके रहेंगे एक दूसरे से टर्मिनेशन स्टेज में, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे दोनों क्रोमोसोम्स आएंगे, राइट है। दोनों क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब रिपेल करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो क्रोमोसोमल फाइबर्स है। अब क्रोमोसोमल फाइबर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फाइबर है अपने अपने पोल पे उसको खींचेगा, जैसा आपने एना फेज में पढ़ा है। एना फेज में पढ़ा है तो इसमें गौर करने वाली क्या बात है, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेटाफेज में और एनाफेज में, किसमें, माइटोसिस में, सेंट्रोमियर वहां टूट जाए। यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है, बट होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड थे अब निकल गए यहाँ से, अब हट गए यहाँ से। अब ये हट गए, यहाँ पे डीसिनेप्सिस टाइप में हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे ये निकल गए, यानी एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन सेपरेट होते होते भी क्या हो गया, एक्सचेंज जो हुआ था जेनेटिक मटेरियल का, यानी न्यू कॉम्बिनेशन के साथ में ये। तो यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट, ये याद रखने वाली बात है। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। देखो सेंट्रोमियर यानी ये वाला हिस्सा, ये सेंट्रोमियर है ना, तो ये टूटता नहीं है। क्या निकल रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम सेपरेट्स होते हैं बट सेंट्रोमियर क्या होता है, ब्रेक नहीं होता, स्प्लिट नहीं होता। ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, टेलोफेज में तो अगेन वही क्या होगा, जो प्रोफेज का उल्टा, यानी क्या, वापस क्रोमेटिन, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, ये टेलोफेज में होंगे। यानी जो डिहाइड्रेशन की जगह यहाँ रीहाइड्रेशन होगा, न्यूक्लियस रीअपीयर हो जाएगा, सारे सेल ऑर्गन्स आ जाएंगे, ये टेलोफेज में होगा। ठीक है, ये होता है आपका मियोसिस 1। तो आपने ध्यान से देखा कि प्रोफेज जो होता है वो मेन स्टेज है जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और आपको याद रखने वाली बात क्या है कि जो एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं बट सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब हम पढ़ते इसके बाद वाला क्या होगा, टेलोफेज के बाद इंटरकाइनेसिस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा अगेन मियोसिस 2। मियोसिस 2 आपने क्या पढ़ा, इक्वेशनल डिवीजन है। तो बच्चों लोग मियोसिस 2 में आपको सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एक चीज सेम नहीं रहेगी। तो मियोसिस 2 को मैं एकदम इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, सब कुछ सेम है। और उसमें याद रखने वाला क्या चीज है, याद रखने के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या याद रखना है। देखो ये अभी हो गए क्रोमोसोम्स निकल गए, तो सपोज मैंने इस क्रोमोसोम्स को ले लिया क्योंकि ये इस सेल में आ गया है। अब यहाँ से मैंने इसको उठाया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम होगा इक्वेटर, ये क्रोमेटिन से क्या बनेगा, ये क्रोमेटिन से कंडेंसेशन चालू होगा, बराबर ना, कंडेंसेशन चालू हो रहा है इसका। अब इसमें से क्या बनेगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आया, राइट, इक्वेटोरियल प्लेन पे आया ये। इक्वेटोरियल प्लेन पे आने के बाद में क्या होगा, ये मेटाफेज है। अब
एनाफेज में क्या होगा, देखो अब खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज होगी कि ध्यान से देखेंगे, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये सेंट्रोमियर अब ब्रेक होगा, ये क्रोमोसोम ऊपर यानी ये क्रोमेटिड्स ऊपर, ये नीचे क्रोमेटिड्स चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक हो गया, सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, रिस्टोर हो गए उसमें। तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो सेंट्रोमियर कहाँ पे ये होता, ब्रेक होता, ये है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। मतलब सेंट्रोमियर कहाँ पे स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर एनाफेज 2 में होता है, एनाफेज 1 में नहीं होता। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। और लास्ट स्टेज जो आपका होगा, लास्ट स्टेज में अगेन सेम वही होगा जो टेलोफेज में, प्रोफेज में होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी तो रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस आ जाएगा उसका, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स से क्रोमेटिन बनेगा, आइडेंटिफिकेशन इसका लॉस हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो मोटा मोटा आपको याद क्या रखना है कि कुछ चीजें जो ये वाला मैंने बताया, एक पॉइंट ये प्रोफेज के जो चेंजेस है वो याद रखना है। बाकी मेटाफेज, टेलोफेज, इसका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये जैसे माइटोसिस का है वैसे ही रहता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से मियोसिस 1, मियोसिस 2 हो जाता है। क्लियर? तो इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे मेरे, आप उसको ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा वहाँ पे। इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग लेंगे इस, ये जो चैप्टर्स है ना, इस चैप्टर के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि कोई बैक्टीरिया इतने घंटे में डिवाइड होता है तो कितने घंटे में वो पूरे कप को फुल कर देगा, बीकर को फिल कर देगा, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक सेल है उसको 128 सेल बनाना है तो कितना बार डिवीजन करना पड़ेगा, ऐसी क्वेश्चंस बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो जो होगी ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर होगी, तो जल्दी मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा और उसमें आप सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर जो इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है उसको आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ओके।